ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने करा दी थी। तो मेन हमें फॉर्मूले से भी मतलब है, डेरिवेशन नहीं भी आई होगी तो चलेगा। तो सारे आए नहीं अभी तक। फॉर्मूला दिखाना। हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो लास्ट क्लास का जो फॉर्मूला था उसको मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मानो कि एक लाइन है हमारे पास, ये ए कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 और y1 आप मान लेते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स आप x2 और y2 मान लेते हैं, इसके बीच में कोई एक पॉइंट सी आ गया, कहीं पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया मानो, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप x और y लिखते हो, ठीक है, और इस c की वजह से, इस c की वजह से ये a और b पॉइंट, यानी कि a और b जो पूरी लाइन थी, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी कि एक पार्ट हो गया AC और दूसरा पार्ट हो गया CB, इन दोनों की रेशो अगर मैं निकालूं, मान लो कि AC जितने भी सेंटीमीटर हो या जितना भी हो, वो उसकी लेंथ जितनी भी हो, मानो कि अगर AC होता 6 सेंटीमीटर और CB होता 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख रहा हूँ अपने तुक्के से, तो इसकी रेशो कितनी आती है, आप ऐसे ही करते ना कि AC अपॉन CB निकाल लेते, या तो ऐसे लिख के करते या फिर वैसे लिखे लिखे में काट लेते उसको, ज़्यादातर हम ऐसे काम करते हैं। तो और नहीं कट सकता, तो रेशो कितनी आ गई, 3:2, यानी कि आप लिखते 3:2। तो 6 और 4 नहीं लिखते, जितना और कट सकता है उतना काटने के बाद जो बचेगा वो आप लिखेंगे 3:2। तो ये रेशो हो गई इसकी 3:2। तो जो 3 है ये हो गया m1 और जो 2 है ये हो गया m2। रेशो वाले जो पहला पार्ट है उसको m1 लिखा, जो दूसरा पार्ट है उसको m2 लिखा। तो m1 और m2 की जो रेशो है, m1 m2 जो रेशो वाला पार्ट है, ये आपको मालूम हो, यहाँ इन सब में एक रिलेशन है, रेशो में m1 m2 में, a के कोऑर्डिनेट में, b के कोऑर्डिनेट में और c के कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन है। तो हम उस रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं, जो c के कोऑर्डिनेट्स है ना, जो पॉइंट c था जिसकी वजह से डिवाइड हो रही थी पूरी लाइन, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। 11th में एक्सटर्नली डिवीजन को भी सीखेंगे, फिलहाल 10th का सिलेबस सिर्फ इंटरनली डिवीजन पे है कि सी पॉइंट इन दोनों लाइंस के या ए और बी पॉइंट के बीच में कहीं आ रहा है, और 11th में ये टॉपिक थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ये सी पॉइंट बाहर भी आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नली डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल सी इसके अंदर है, इंटरनली डिवीजन पे ही आपका 10th क्लास का जो सिलेबस है वो इतने तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं है। जो c के x वाली वैल्यू है और जो y वाली वैल्यू है, इसको निकालने के लिए हमने रूल वहां पे बनाया था अभी ऊपर, वो क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप x का रूल लिख रहे हो, आना m1 m2, नीचे m1 प्लस m2 आना है, लेकिन यहाँ पे जब m1 लिखोगे तो x की 2 वाली वैल्यू आएगी, जब m2 लिखोगे तो x की 1 वाली वैल्यू आएगी, और प्लस ही आना है। y में सेम रूल है, बस वहां पे y लिख देंगे सारे में, m1 1 के साथ y का 2 आएगा, जैसे वहां पे x का 2 आया था यहाँ पे y का 2 आएगा, ऐसे ही m2 के साथ y का 1 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। ये c के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था इंटरनली एक लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये रूल था। इस रूल को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी से मैं सारी बातें निकाल लूंगा, कभी रेशो दी होगी, मेरे को ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ दिया होगा, यानी कि जब ए के निकालने पड़ेंगे तो बाकी सारी चीजें दी होंगी, यानी कि रेशो भी दी होगी, सी के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे, बी के कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे, ठीक है। कभी होगा सी का कोई एक वैल्यू दे देगा, सी की कोई एक वैल्यू दे देगा, या तो एक्स दे देगा या वाई दे देगा, म्यूट करके रखो सारे जने, ए और बी भी दे देगा, तो वो कहेगा रेशियो निकालो। अब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, अब मैं सारी बातें यहीं बोलता रहूंगा तो दिमाग में कम आएंगी, सुन ज्यादा लोगे, समझ में कम आएगा, बेटर है फॉर्मूले पे काम करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। जो लिख रहा हूं रीडेबल है सारा, रीड कर पा रहे हो आप लोग यस सर। अपनी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे? अगर मोबाइल पे कर रहा तो डेफिनेटली लैपटॉप पे तो सारे कर लोगे, जिनका लैपटॉप में पढ़ रहे हो या डेस्कटॉप में पढ़ रहे हो। मेन है जो मोबाइल पे देख रहे हो, क्या उनको ये जितना पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो सब समझ में आ रहा है साफ साफ? यस सर। ओके, हाँ जी सर। ओके बेटा, एक्सरसाइज मैंने खोली हुई है,
नहीं एक्सरसाइज नहीं खुली, चैप्टर खुला हुआ है, यानी कि इस चैप्टर की पीडीएफ खुली हुई है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। फर्स्ट में जो लास्ट क्लास में, अभी और बच्चे आए नहीं अभी तक, एक मिनट का और टाइम लेते हैं, मैसेज कर देता हूँ एक बार दोबारा से कि क्या दिक्कत आ गई बच्चों को, अभी तक आए क्यों नहीं। महक श्रीवास्तव नहीं है और वंश तो है, वीर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। अगर किसी को फर्स्ट में भी डाउट लगेगा तो अभी क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आगे वाले क्वेश्चन में आप समझ पाओगे, अगर जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा था। यहाँ कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपने क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। अब जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो आपको यही सबसे पहले जज करना होगा कि हमें डिस्टेंस निकालना है या हमें रेशो निकालनी है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एरिया निकालना है या क्या कह रहा है अभी। ठीक है, पूरा चैप्टर होने के बाद हमारे को ये कन्फ्यूजन भी बनती है कि निकालने को क्या कह रहे हैं, हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। फॉर्मूले पता होते हैं, सारे फॉर्मूले पता होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लगा नहीं पाते क्योंकि सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। टॉपिक आप ध्यान से समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स या 3 पार्ट्स, जैसे मर्जी आप समझ ले। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट हो गए। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड 2 -2 -3। अच्छा, 4 -1 एक पॉइंट हो गया, इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, और दूसरा पॉइंट यहां पे मैं बी लिख देता हूं। उसने नाम नहीं दिया तो मैंने अपनी तरफ से इसको बी मान लिया। -2 और -3, x वाली वैल्यू -2 है और y वाली वैल्यू -3 है। वो कह रहा है कि हमें वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर दे। ट्राइसेक्ट कर दे मतलब 3 हिस्से बन जाए इसके। 3 हिस्से बनाने के लिए इसके बीच में कितने पॉइंट्स चाहिए रहेंगे? 2 पॉइंट चाहिए रहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो इस पूरी लाइन के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट बनाने के लिए बीच में 2 पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं सी मान लेता हूं, इसका एक्स और वाई निकालना है। और जो अगला पॉइंट है डी, उसको मतलब जो अगला पॉइंट है उसको मैं डी मान लेता हूं, उसका भी एक्स और वाई ही निकालना है। तो डी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख देंगे तो फिर कंफ्यूजन चेक करने वाले को रहेगी कि भाई एक्स वाई जो निकालेगा तू वो किसका, सी का एक्स वाई मानूं या वो डी का एक्स वाई मानूं। तो ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए का ए भी रख लेते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि सी का एक्स वाई रख दिया तो डी का हम ए बी रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं, एम एन रख सकते हैं। तो चलो एक बच्चे ने बोला ए और बी रख लो, तो मैं ए और बी रखवा देता हूँ। ठीक है, इसका एक्स और वाई मान लिया, इसका ए और बी मान लिया, और ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 यानी कि इसको x1 y1 मान के चल रहा हूं और b के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान के चल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक रफ फिगर बनाई इसके लिए, जो आपने क्वेश्चन दिया उसके लिए मैंने एक रफ फिगर बनाई, उसमें नेमिंग करी और उसमें वैल्यूज डाल दी, क्या क्या किसको मैं मान रहा हूँ यहीं पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेन बात आई कि अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे काम करूँ या मैं सेक्शन फॉर्मूले पे काम करूँ, किस पे काम करूँ, अब उसको समझते हैं। पहले यहाँ पे मुझको डिस्टेंस तो निकालना है नहीं, और डिस्टेंस में डायरेक्टली निकाल भी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे को सी की वैल्यू पता हो तो पता है, तो फिर वो पूछ क्या रहा है मेरे से, मुझे तो बेसिकली ये सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ना तो आपने कहीं पूरी ए बी की लेंथ दे रखी है, या उसको कोई और तरीके से करने से बेटर है मैं क्या करूं, अब जरा ध्यान दो। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है? मेन मीनिंग पे जाते हैं पहले, सबसे पहले मीनिंग पे जाते हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है? 3 इक्वल पार्ट। अगर ये लाइन होती 6 सेंटीमीटर की, ए बी लाइन अगर 6 सेंटीमीटर की होती तो हर एक पार्ट कितने कितने सेंटीमीटर का आता? आप कहते हैं 2-2 सेंटीमीटर का आता। अच्छा, अगर ये पूरी लाइन 12 सेंटीमीटर की होती तो
आप कहते 4 और 4 सेंटीमीटर का। अगर ये लाइन 9 सेंटीमीटर की होती तो आप कहते 3 3 3। अच्छा, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की होती तो, या 10.3 सेंटीमीटर की होती टोटल लाइन, तो इसका हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता, फिर कैलकुलेशन करने पे टाइम लगता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब कैसे करेंगे, कैसे हैंडल होंगी ये चीज़ें। अब देखो, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि मैंने कहा कि अगर ए बी 6 सेंटीमीटर, मैंने वो वैल्यू ले ली जो इजीली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 6 सेंटीमीटर आराम से तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं 3 सेंटीमीटर भी ले सकता था, बेटर है समझने के लिए मैं पहले 6 लेके चल रहा हूँ, 3 वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। अगर ये टोटल लाइन 6 सेंटीमीटर की होती तो हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता, 2 सेंटीमीटर का होता। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसकी रेशियो निकालना क्या होता, तो तीनों को काट दो। किसी से करते हैं तीनों, 2 से करते हैं, 1 1 1। अब इनकी रेशियो कितनी बन गई, 1:1:1। अच्छा, अगर ये टोटल लाइन 9 सेंटीमीटर की होती तो हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का होता, 3 सेंटीमीटर का। रेशियो कितनी बनती, यानी कि ये तीनों किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, तो भी रेशियो कितनी आई, 1:1:1। यानी कि अगर ये तीनों पार्ट इक्वल हैं तो रेशियो में 1:1:1 ही बनने वाला है ना, चाहे वो लाइन कितनी भी सेंटीमीटर की हो, चाहे वो पॉइंट वाली कैसी भी हो। इतनी बात समझ पाए हो, बताओ। यस सर। सभी समझ पाए हैं? यस सर। ओके, तो अगर हम इतना समझ पाए हैं तो मैं जरा अपने सेक्शन फॉर्मूले पे काम करता हूँ। यानी कि मुझे रेशियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले पे अगर मैं निगाह डालूं या उसके एक डायग्राम पे, यानी कि सेक्शन फॉर्मूले से पहले जो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते थे, अगर मैं उस पर गौर फरमाऊं, जरा उस पर निगाह मारूं, देखूं, समझूं, तो मैंने तो यार उसके अंदर सिर्फ 2 ही रेशो वाला पार्ट समझा था, पहली रेशो और दूसरी रेशो। यहाँ पे तो 3 वाली आ गई ना। तो इस सेक्शन फॉर्मूले में हम 2 पे ही काम करेंगे, 3 पे इकट्ठा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपने क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, जिससे मुझे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो जाए। अच्छा, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ना ये सी वाला पॉइंट उड़ा देता हूँ, सी वाला पॉइंट उड़ा देता हूँ। तो आप भी उड़ा हुआ मान लो कि अब नहीं है यहाँ पे, अब ये नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं हो तो क्या होने वाला है, अब ये पूरी लाइन जरा ध्यान से समझना। वैसे मैं बोल के भी समझा सकता था, उसमें टाइम कम लगता, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, एकदम अच्छे से समझ जाओ। अब ये सी वाला पॉइंट था वो हटा दिया, डी वाला रह गया, डी वाला रह गया, ए और बी रह गया। अब ये पूरी लाइन कितने हिस्सों में बढ़ गई, 2 हिस्सों में बढ़ गई। यानी कि सेक्शन फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए फिर 2 ही रेशो चाहिए, यानी कि 1:2 या 2:1 या 1:5 या जो भी होता है, 3:7 कुछ भी हो सकता है ना वो तो। लेकिन इसके हिसाब से अब कितना आएगा, मैंने एग्जाम्पल में अपने हिसाब से टोटल लेंथ को कितना माना था, 6 सेंटीमीटर माना था। तो हर एक पार्ट कितने कितने का हो गया था, 2-2 सेंटीमीटर का हो गया था। जब मैंने उसको रेशियो में बना दिया तो 1:1:1 आ गया। तो अब जरा ध्यान दो, अगर मैं ए और डी की लेंथ देखूं तो रेशियो के हिसाब से वो 1 और 1 प्लस हो जाएगा। यानी कि ए डी के पास कितने हिस्से आए, 2 हिस्से आए, और डी बी के पास कितना हिस्सा आया, 1 हिस्सा आया। तो रेशियो कितनी हो गई इसकी, 2:1 हो गई। अगर मैं सी वाला पॉइंट हटा देता हूं तो डी वाला पॉइंट पूरी ए बी लाइन को कितने हिस्सों में बांटेगा, 2 हिस्सों में बांटेगा। पहला हिस्से में 2 पार्ट आ रहे हैं और दूसरे हिस्से में 1 पार्ट आ रहा है, तो यानी कि 2:1 रेशियो बन गई। इतनी बात समझ पाए? जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा कर सकता है, जिस बच्चे को डाउट है वो हाथ खड़ा कर सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आया। पीयूष को नहीं आया, और चलो फिर एक को नहीं आया तो मैं बता ही रहा हूं, फिर देख लो। अच्छा चलो, अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, इस तरीके से नहीं समझे, चलो ये 2 और 1 हटा रहा हूं वापिस से। टोटल लाइन कितने सेंटीमीटर की मानी थी, मानी लेट कितना करा था, 6 सेंटीमीटर लेट करा था। हर एक पार्ट में कितना आया, 2 सेंटीमीटर आया। अगर ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे होता तो ये कितना होता, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा था, ये सी पॉइंट, ये सी को हटा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे सामने हटा रहा हूँ। उड़ जा उड़ जा पंछी उड़ जा, उड़ गया, उड़ गया। तो अब ये ए डी टोटल कितना बचेगा, 2 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। और बचा हुआ डीबी कितना है, वो 2 ही है। अब इसकी रेशियो बनाना, काटना, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। रेशियो कितनी आई, रेशियो कितनी आई, 2:1। अब समझ में आया?
यस सर। आयुष? यस सर आ गया। ओके, तो मेन था कि अगर मैं सी पॉइंट को हटाता तो डी कितनी रेशो में डिवाइड करता, यानी कि डी पॉइंट पूरी ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता, 2:1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि D डिवाइड्स ए बी इंटू 2:1 या इन द रेशियो 2:1, जैसे आप चाहें वैसे लिख दो। ठीक है, कैसे, किस पार्ट में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं यहां पे वही चीज लिख दूं 2:1, तो यानी कि क्या क्या चीजें मुझे मालूम है, मुझे मालूम है M1 M2 भी मालूम है। M1 M2 की जगह पे 2 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको किसी दूसरे कलर से, या ये चीज नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है लिखना, मैं किसी और कलर से यहां पे सारी वैल्यूज लिख देता हूं। M1 मालूम है, M2 मालूम है, X1 मालूम है, Y1 मालूम है, X2 मालूम है, Y2 मालूम है, और D क्या है, X और Y। मतलब कि अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ये X और Y की वैल्यू है, लेकिन मैंने D को अपनी मर्जी से क्या माना था, A और B माना था। चलो यहाँ पे A और B लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिमाग में ना किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं रखनी कि आप यहाँ तो ए बी लिखवा रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला में आपने एक्स और वाई लिखवाया था। हमने उसकी जगह को याद रखना है, ना कि वो टर्म्स को एग्जैक्टली याद रखना है कि एक्स वाई ही होता है वो। नहीं, एक्स वाई नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्स वाई मानो, आप उसको पी क्यू मान लो, आप उसको एम एन मान लो, आप उसको ए बी मान लो, लेकिन जगह आपको पता होनी चाहिए कि किस जगह के लिए क्या फॉर्मूला लग रहा है। सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है, फिर से ध्यान दो, ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी कि जोन सा पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला ये सी के एक्स और वाई है। वो सी में आपने अगर पी क्यू लिखा तो यहाँ पी क्यू लिख दो, आपने ए बी लिखा तो आपने एक्स और वाई को हटा के ए और बी लिख दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर आपने यहाँ तो एक्स वाई लिखवा दिया, आप देखो आपने उसकी जगह पे ए बी लिखवा दिया, और फॉर्मूले में आप एक्स वाई लिखवाओगे कि क्या लिखवाओगे, फिर मैं यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे ए और बी लिखवा दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना जरूर। तो मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं, तो ऐसे लिख देते हैं डी, और ब्रैकेट डाल के, ब्रैकेट भी आप राउंड ब्रैकेट डालना, ये वाला, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट मत डालना। x की वैल्यू, अब x नहीं है, मैं गलती करने लगा हूं, क्योंकि अब d का तो a पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, फॉर्मूला वही लगाऊंगा, दिमाग में वही रखूंगा, क्या, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, वैल्यूज लगा देते हैं। m1 की जगह कितना है, स्क्रीन पे सारा आपको नजर आ रहा है ऊपर, 2 इंटू x2, x2 की जगह पे है माइनस का 2, फिर प्लस m1, m1 की जगह पे है 1, ये रहा m1, सॉरी मैं गलत लिख गया, m1 x2, अच्छा m2 आना है, मैं बोल गलत गया, लिख सही रहा हूं, m2 आना है। m2 कितना है 1, m2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x1 की, x1 पे देखो कितना है 4, इसके नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। इसी स्टेप को, यानी कि इसी की कैलकुलेशन और थोड़ी सी आगे ले जाते हैं, ये आएगा माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन में 3। ठीक है, ऊपर 2 इंटू 4 माइनस 4 आएगा, 1 इंटू 4 4 आएगा, अपॉन में 2 प्लस 1 3 आया, 4 और 4 कट गया तो कितना आया 0, 0 अपॉन में 3, इसका मतलब तो 0 ही हो गया, 0 अपॉन में 3 का मतलब क्या आया, 0 आया। ठीक है, हो गया जी, a की वैल्यू पता चल गई। अब मैं निकाल रहा हूं d का y कोऑर्डिनेट, d पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जिसको मैंने अपने डायग्राम में लिखा है b, जो मैंने फिगर बनाई है उसमें मैंने b लिखा है, तो मैं b के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले के में वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से y की वैल्यू को निकालने की बात हो रही है वहां पे। फॉर्मूला लिखते हैं, m1 के साथ y2 आएगा, क्योंकि y की वैल्यू को ही निकालने लगा हूं मैं, m2 के साथ y1 आएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2 होगा। अगेन फॉर्मूले में से, मतलब कि फॉर्मूले में वैल्यू लगा दो ऊपर डायग्राम में से देख के, यानी कि m1 कितना है जी 2, y का 2 कितना है जी माइनस का 3, प्लस m2 कितना है 1, और y का 1 कितना है माइनस का 1। कोई वैल्यू में कंफ्यूजन तो जरूर हाथ खड़ा करके पूछ लेना या माइक ऑन करके पूछ लेना। 2 प्लस 1, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करूं, ज़्यादा दूरी पे लिखा जा रहा है, ताकि मेरे को एक ही लाइन में सारा कुछ लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना आएगा देखो बेटे, माइनस का 6, यहाँ पे आएगा 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन में 3,
माइनस का 7/3। ठीक है, तो बड़ी गंदी वैल्यूज आई हैं दोनों। तो ए की वैल्यू, मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स थे मैंने लिखा था ए कॉमा बी। अब मुझे मिल गया डी के कोऑर्डिनेट में ए की वैल्यू मिल गई मुझे 0 और बी की वैल्यू मिल गई 7 माइनस का 7/3। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ओके, तो मैंने ये डी, आई एस सर। ओके ओके ओके। तो एक सेकेंड, मैंने आंसर शीट भी ना खोल रखी है। 7.2 का ये आ गया 0 माइनस 7/3। एक तो चेक कर लिया ना, मैं आगे कैलकुलेशन करा दूं और पता चले बोलते बोलते में कोई मिस्टेक मैं कर गया, क्योंकि बच्चे तो इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं। अब वो आ जाएगी सर दे रहे हैं हम ध्यान। चलिए ठीक है, अब मैंने डी निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब क्या करूं जी? अब आप देखो दो तरीके हैं, एक है थोड़ा मुश्किल, एक है थोड़ा आसान। मैं बार बार डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपके भेजे में अच्छी तरह से आ जाए, एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाए। तो एक सेकेंड, ये सेकेंड आयुष सिंह कौन है ये? सर मैं आऊँ सर, वो लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा था। ओके, तो बेटा जरा ध्यान दो, या उसी डायग्राम में बताया तो है नीचे फिर से कौन बनाया। देखो अब मैंने डी की वैल्यू निकाल लिया है। अब ए बी के ऊपर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ पर्पल कलर से कि मैंने फाइंड करी है। ठीक है, तो ये आ गया था 0 और ये आ गया था माइनस 7/3। ठीक है जी, अब क्या करो, सी पॉइंट को जिंदा कर लो। सी पॉइंट था ना, मुझे तो चाहिए था। उनने कहा था ट्राइसेक्ट करने वाले दोनों पॉइंट निकालने हैं, यानी कि ट्राइसेक्ट इसको करा दो। कितने पॉइंट होंगे वो तुम खुद सोचो और वो तुम दोनों निकाल लेना। 2 है तो 2, 3 है तो 3। हमने कहा यार ए बी को 3 हिस्सों में बांटना है तो 2 पॉइंट होने चाहिए। एक सी नाम दे दिया, एक का डी नाम दे दिया। डी को मैंने निकाल लिया। अब मेरा टारगेट सी को निकालने का, तो सी को निकालना है। जिंदा करो सी को। सी प्रकट हो गया। ठीक है, प्रकट हो गया हमारे सामने। तो इसको मैं खूबसूरत सा रेड कलर दे देता हूँ। ये आ गया सी और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स और वाई माना हुआ है। ठीक है जी, अब सी जिंदा हो गया। अब दो तरीके में से मुश्किल वाला पहले ऑरली समझा रहा हूं, करूंगा नहीं, काम आसान वाले पे करवा दूंगा। अब थोड़ी देर के लिए डी को मार दो। डी तो कर लिया ना, सॉल्व कर लिया, उसको साइड करो, धक्का मार दिया, उसको साइड कर दिया। ठीक है जी, अब आप ऐसा करें, डी को धक्का मार दो तो ये सी पॉइंट इस पूरी ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा? उसी तरीके से काम कर सकते हो कि इधर एक हिस्सा बचा हुआ और इधर 2 हिस्से बचे हुए हैं। तो अब रेशो बन जाएगी सी की वजह से 1:2। सी की वजह से पूरी लाइन अब कितने हिस्सों में बढ़ गई? 2 हिस्सों में। और क्या रेशो बनी? 1:2। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? बता सकते हो कि सर नहीं आई? आई है तो फिर बता सकते हो कि सर आई है। बात समझ में? एक बार सब और बता दो। एक बार और बता 1:2 का बता देते हैं। यहाँ देखो, ये रहा, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी सी बन गई है, कोई नहीं, अब इसी पे काम करेंगे। लाइनें तार बार बार नहीं बनाते रहेंगे। ये ए और बी बहुत गंदी सी लाइन है, बढ़ा ही देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। साफ लाइन तो होनी चाहिए ना, डायग्राम साफ नहीं तो फिर काम करने पे मजा नहीं आता। ठीक है जी, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, मैं वो लिख नहीं रहा कि क्या दे रखे हैं। बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे, यहाँ पे बीच में कहीं सी था और यहाँ पे कहीं पे बीच में डी था। डी निकाल लिया हुआ है। अगर हम वही रेशियो वाली बात करें तो अब डायरेक्टली रेशियो लिखो। अब वैल्यू सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। वो तब करना जब बिल्कुल ही भेजे से आउट हो जाए बात कि यार कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्चुअल में कोई ना एक एग्जाम्पल पे काम कर लेते हैं तो करो। अदरवाइज आपका रेशियो वाले पार्ट से काम हो जाएगा। देखो 1:1:1। इसका मतलब होता है एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। आप ऐसे दिमाग में डाल लो। अगर 2:3 है ना, तो इसका मतलब है 2 पार्ट इधर और 3 पार्ट इधर। टोटल में से, टोटल कितने? 5 पार्ट हुए। 5 में से 2 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं। बोलो इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ जी सर। ये आती है। ठीक है, ये आती है बात। तो अब इतने से काम चल जाएगा। आपने कहा 1:1:1 होना चाहिए, ट्राइसेक्ट का मतलब 1:1:1 होना चाहिए। अब डी पॉइंट को धक्का मार दो, हटा दो, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, तो ये रेशो भी हट जाएगी। बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, यानी कि सी बी में 2 हिस्से आ गए, ये और ये, 1 और 1। तो 1 और 1 को प्लस करो, कितना आएगा? 2 और 1 का 1, तो रेशो कितनी हो जाएगी सी की वजह से? 1:2। 1:2। आ गया सर।
तो सी पॉइंट ए बी लाइन को 1:2 रेशो में डिवाइड करेगा। पहले एक हिस्सा आएगा, बाद में 2 हिस्से आएंगे। और जो डी पॉइंट था वो ए बी लाइन को 2 हिस्सों में बांट रहा था, पहले 2 हिस्से थे, बाद में एक हिस्सा था, यानी कि 2:1। दोनों में फर्क है, बातों में फर्क है। ये बात समझ में आई है तो बता दो सभी को, नहीं तो कह दो कि सर नहीं आई है। आ गई सर। आइए सर। जिसको नहीं आई हाथ खड़ा कर सकता है। 3 तक काउंट करूंगा मैं, 1 2 3। चलिए जयराम जी की हो गया, तो इसको हटा देता हूं, तो 1:2 हो गया। तो आप वही सेक्शन फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर सकते हैं। सी के कोऑर्डिनेट आपने xy माने थे, ए भी पता है, बी भी पता है, यानी कि x1 भी पता है, y1 भी पता है, x2 भी पता है, y2 भी पता है, m1 भी पता है और m2 भी पता है। इस बार m1 1 हो गया, m2 2 हो गया। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो वैल्यूज जिसकी जगह पे आनी चाहिए आप वो लगा के काम कर सकते हो, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ये फिर से इतना लंबा काम होगा जो ये करा हुआ है हमने, ज़्यादा लंबा नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला मुझे और बताना है जो कि सेक्शन फॉर्मूले का ही एक बदला हुआ रूप है, उस रूप को जरा देख लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लेते हैं उस पर भी, ताकि वो फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्या था, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसकी डेरिवेशन वाला पार्ट। अब ए में था x1 y1, बी को मैंने माना हुआ था x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट को हम मानते थे x और y, और इसको मानते थे m1 और उसको मानते थे m2, यानी कि रेशियो वाले पार्ट को मानते थे, पहले वाले को m1 दूसरे वाले को m2। अगर मैं बोलूं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ खूबसूरत AB लाइन का मिड पॉइंट हो अगर C, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सीधी सी बात है सर, ये सेक्शन फॉर्मूले वाला ही पूरा काम होगा। C किसी ना किसी रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, उसी पे हम काम कर देंगे। ठीक है जी, डाल देते हैं। लेकिन किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? आधा आधा कर देना। मिड पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि इस लाइन का ये मिड पॉइंट है C, वही अगेन AB का, अगर AB 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो इधर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, इधर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। रेशो वाला पार्ट 1:1। इसमें कोई और रेशो बनेगी नहीं 1:1 के अलावा मिड पॉइंट से। जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो रेशो कितनी बनेगी? 1:1 बनेगी। यानी कि जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो m1 की जगह पे भी मुझे 1 रखना है और m2 की जगह पे भी मुझे 1 रखना होगा। सीधी सी बात, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं डाउट। ठीक है, तो बस मैं पूरे सेक्शन फॉर्मूला में m1 को हटा के 1 डाल दूंगा, m2 को हटा के 1 डाल दूंगा, बस इतना सा काम करना है। चलिए करते हैं। तो m1 1, सेक्शन फॉर्मूले में जो x की वैल्यू निकालते थे आप, यानी कि c का जो x वाली वैल्यू उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? m1 की जगह 1 इंटू x2 प्लस m2 1 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 1। अच्छा, इसका कैलकुलेशन और कर लेना जरा आगे, तो कितना हो जाएगा? x2 प्लस x1 अपॉन में 1 और 1 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब भी आपने अप्लाई करना है तो C में जो, यानी कि जो भी मिड पॉइंट होगा उसकी x वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सेम y के लिए काम कर देंगे आप, तो y की वैल्यू भी बन जाएगी y2 प्लस y1 अपॉन में 2। एक मैसेज आया, एक मिनट देख लेते हैं पहले। लेट आया मैसेज शायद। तो हमने क्या करा, इस पूरे सेक्शन फॉर्मूला में जो ऊपर मैंने ये लिखा हुआ था, यहाँ जो समझाया था, ये फॉर्मूला लिखा है, m1 को हटा के 1 कर दिया, m2 को हटा के 1 कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट के अंदर दोनों वाले पार्ट m1 और m2 हमेशा 1 ही रहेंगे। m1 भी 1 रहेगा और m2 भी 1 रहेगा। अगर मैं उसको 1 लगा दूं तो 1 को जब x2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ x2 आएगा। जब 1 को x1 से m2 की जगह पे 1 लगाना है, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 आएगा। नीचे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 2। सेम यहाँ पे y पे कर दो काम, m1 की जगह पे 1 की y2 से मल्टीप्लाई y2, m2 की जगह पे 1
उसको y1 से मल्टीप्लाई कर दो तो y1 अपॉन में m1 प्लस m2 दोनों की जगह 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो जब मिड पॉइंट रूल होगा तो उसमें हम पूरा सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे m1 m2 की जगह पे 1 1 1 1 लगाना है हमेशा, तो ये रूल बनेगा उसके लिए। ठीक है, ये मिड पॉइंट रूल है, तो वो फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में और इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। तो मिड पॉइंट जो रूल है या मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो ये रहा आपके सामने। x की वैल्यू पहले 1 वाला लिख देंगे ताकि रटना आसान हो जाए, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, एंड y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, या मैं अपनी भाषा में बोलूं तो जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ बेटा। जो मैंने अभी ये नीचे एक रफ डायग्राम बना के जो अभी आपको समझाया था कि 2:1 आएगा, C के लिए 1:2 बनेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि C जो है C पॉइंट को अगर मैं ऐसे देखूं कि ये A और D में क्या काम कर रहा है, C पॉइंट A और D के लिए क्या काम करना है, मिड पॉइंट नहीं बन रहा। समझ में आया नहीं होगा, नीचे डायग्राम बनाता हूं दोबारा से। ये क्वेश्चन स्कूल में पता है कितनी देर में हो जाएगा? जितनी देर में पूरी एक्सरसाइज करा सकता था। ये वाली पूरी एक्सरसाइज मैं करके छोड़ चुका होता अब तक, जितनी देर में मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, क्योंकि सिर्फ करना मकसद नहीं है, मकसद है समझाना। ठीक है, तो समझाने में टाइम लगेगा, तो जो बच्चा टाइम को नोटिस कर रहा है ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो क्लास छोड़ सकता है मेरी वाली। 1:1:1 3 रेशो बनी थी 1:1:1। अब ऐसा करो, ये बाद वाला जो D के बाद वाला जो पूरा पॉइंट है ना बेटा, ये लाइन ये एरो एरो डालना बंद कर दो। अगर मैं डिसेबल नहीं करता हूँ एनोटेशन को तो अपने आप से काम मत किया करो। अगर आप ये वाला पार्ट जिसको मैं अब कर रहा हूँ, कौन सा शेड है ये, कौन सा पेन है मेरे पास, ऑरेंज, ये ऑरेंज पेन से मैं हटा रहा हूँ, ये हट जाए, ये हिस्सा ही हट जाए, तो पूरी लाइन कितनी बचेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और C पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 रेशो में। 1:1 का मतलब C क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे तो बड़ा आसान सा रूल मालूम है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये y के लिए वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने बात बोली है समझ में आई है तो बताओ, नहीं आई है तो बताओ। आ गई सर। सभी को? मनमीत, मनमीत बेटा, पलक, मनमीत, रौनक, भारती, बताओ। नो रिप्लाई। पलक, सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, महक अग्रवाल का। बाकी ना तो कोई माइक से बोल रहा है, ना कोई मैसेज करके रिप्लाई दे रहा है। मैं कैसे समझूं कि मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ये नहीं है वीडियो बेट। सर, आपकी वीडियो भी टक गई, आवाज भी। वीडियो भी अटक गई है और आवाज़ भी अटक गई है। हाँ, तो अभी मेरे को कोई मैसेज तो आया था कि भाई नेटवर्क जो है वीक आ रहे हैं सिग्नल। चलो फिर एक सेकेंड देखो, अभी सही हुआ है कुछ? हाँ सर। यस सर। तो फटाफट से अब मैं इसको लिख रहा हूँ। आप ऐसा करो, कॉपी करता हूँ इतने पार्ट को। वीर, अरे यार ये कैसे कॉपी हुआ है, बेकार है। चलो फिर ऐसा करता हूँ, मैं वहीं पे ना स्पेस बना के लिख देता हूँ और उसको बाद में कॉपी कर लेंगे वहां से। तो इतने में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया, ये उसके बाद कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक D निकलेगा नहीं तो D के कोऑर्डिनेट नहीं पता होंगे तब तक मैं C के फिर निकाल नहीं पाऊंगा, तो इसके बाद ही करना पड़ेगा ये काम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि C is the midpoint of AD, ये AD का मिड पॉइंट है।
तो जो डी के सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो एक्स वाली वैल्यू, जो सी के कोऑर्डिनेट में एक्स पॉइंट को मैंने एक्स ही नाम दिया हुआ है, तो एक्स वाली वैल्यू बनेगी ए का और डी के कोऑर्डिनेट को। अब ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 की जगह पे ही लिख रहा हूं जैसा पहले था, लेकिन अब x2 और y2 किसके कोऑर्डिनेट मान रहा हूं? डी के कोऑर्डिनेट को। x2 और y2 किसके कोऑर्डिनेट को मान रहा हूं? डी के, क्योंकि AD का मिड पॉइंट सी था ना, तो जिसका मिड पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट्स में से एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मानना पड़ेगा आपको रूल के हिसाब से, ठीक है। तो जो x की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 प्लस 0, यानी कि a का x वाली वैल्यू और d की x वाली वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन इसकी कर दूं तो ये बन जाएगा 2। और जो y वाली वैल्यू वो कैसे बनेगी? y की वैल्यू दोनों की प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, यानी कि माइनस का 1 प्लस 7/3 माइनस का और इसके अपॉन में 2, शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, -1 माइनस 7/3 होल डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम, यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 7 होल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आएगा माइनस का 10 अपॉन में 3 इंटू 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, इससे काटेंगे 5, यानी कि वैल्यू बन जाएगी माइनस का 5 अपॉन में 3। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x वाली वैल्यू मिल गई थी 2 और जो y की वैल्यू मिली वो माइनस का 5/3 मिली। अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है, वैसे तो आसान है। आपको कभी भी जैसे मिड पॉइंट रूल लगाना है ना, तो आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे पता होंगे। एक पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को x1 और y1 लिख देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट बी होगा, इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान लेंगे हम, और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट सी आता है और ये मालूम हो कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है गिवन लाइन का, ठीक है। तो जो लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे उसमें से एक को x1 y1 मान लूंगा, दूसरे को x2 y2 मान लूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और जो c के कोऑर्डिनेट है उसको x और y मान लूंगा, ये मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो निकलेगी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और जो y की वैल्यू वो निकलेगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स के x1 और दूसरे वाले का x प्लस करके 2 से डिवाइड, और ऐसे ही y की वैल्यू, c का जो y है वो निकालने के लिए दोनों एंड पॉइंट्स के y वाली वैल्यूज को प्लस करो और उनको 2 से डिवाइड कर दो। ये है मिड पॉइंट रूल, जो कि सेक्शन फॉर्मूला से ही बना है। आई बात समझ में? यस सर। आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्लास में ही नहीं है, वो कहते हैं एक मीटिंग एंड हुई दूसरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, जैसे और टीचर ले रहे हैं ना, एक मीटिंग एंड हुई क्लास ओवर, वैसे ही करना चाहिए मुझे भी। फालतू पढ़ा के लगता है टाइम तुम लोग का मैं वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ। नहीं सर, हम लोग तो आ जाते हैं। मैं लगता है ज़्यादा मेहनत करके ना कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ बच्चों को अच्छे से समझा दूँ, लेकिन बच्चे चाह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मूले रटवाओ और काम कराओ, फॉर्मूले बनाने सिखाने को छोड़ो। तो अब आगे से ये करूँगा। तो जब भी आपने मिड पॉइंट रूल को लगाना है तो आपने मिड पॉइंट जिस भी पॉइंट का होगा, यानी कि जिन दो पॉइंट्स का एक मिड पॉइंट होगा, वो दोनों एंड पॉइंट्स की वैल्यूज में एक्स एक्स को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मिड पॉइंट वैल्यू थी उसका एक्स मिल जाएगा। ऐसे ही एंड पॉइंट्स के वाई वाई को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो जो मिड पॉइंट था उसका वाई मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अपने जहन में दिमाग में रखने के लिए, ठीक है जी। आयुष बेटा, ये दो तरफ लॉगिन हुआ पड़ा, एक तरफ से लॉग आउट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैं उस वाले पार्ट को नीचे ले आता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं कर सकते हम, उस जगह पे होगा ही नहीं, क्योंकि उस जगह पे मुझे जहाँ पे मैंने कर दिया उसको, वहाँ पे तो डी मुझे मिला ही नहीं था ना। ये तो मुझे डायग्राम चाहिए था, इसलिए मैंने वहाँ करा दिया आपको। अब मैं यहाँ से उसको कर रहा हूँ कॉपी और नीचे कर दूंगा पेस्ट खाली जगह पे, अगर ये तमीज़ से कॉपी हो जाए तो। नहीं, कट ही करना है ना, तो कट
ठीक है जी, यहाँ करा दिया मैंने, पूरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे नेक्स्ट अगली क्लास में बता देना कि सर वो वाला क्वेश्चन ना क्लियर नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करूँ, करा दूँ अभी? कर सकते हैं, लेकिन अभी चलो इसको बाद में करते हैं, पहले फोर्थ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द रेशो, रेशो फाइंड करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन आ गया जहाँ पे रेशो फाइंड करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में या तो रेशो डायरेक्टली दी थी या इनडायरेक्टली दी थी। इनडायरेक्टली मतलब वो ट्राइसेक्ट वाला ट्राइसेक्ट वर्ड उन्होंने यूज़ कर लिया था, तो वो इनडायरेक्टली था, लेकिन रेशो वाला पार्ट मुझे मालूम था एक तरीके से। यहाँ पे क्लियर कट बोला है रेशो निकालो, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। अगर ये भी समझ पाए तो फिर आप समझो काफ़ी हद तक आपकी पकड़ हो जाएगी टॉपिक पे। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये और ये इज डिवाइडेड बाय इतना। तो क्वेश्चन का मीनिंग सबसे पहले खोपड़ी में आना चाहिए कि किस को ज्वाइन करके लाइन बनी थी और कौन सा पॉइंट उसको पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि इन दोनों को तो ज्वाइन करके लाइन बनाई है और इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट मेरे को दे रखे हैं लाइन के, -3 10 और 6 -8। इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली नहीं बोला गया। हो सकता है ये मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, तो मैं मिड पॉइंट के जैसा लेके नहीं चलूंगा, काम भी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इस वाले को मैं सी पॉइंट मान लेता हूं, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला ए बी सी, तो मैं अपनी तरफ से इसको लेट कर रहा हूं। ये तो आप अलग से चाहे लिख देना कि लेट ए पॉइंट इतना, बी पॉइंट इतना और सी पॉइंट इतना। मैं उस चीज़ को वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर डायग्राम पे दिखा दिया मैंने। अब मुझसे रेशो पूछी गई है m1 और m2। ठीक है, तो मैं इसको बड़े आसान तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को समझो कि अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले को देखूँ तो वो c की वैल्यू को निकालना मुझे समझाता है फॉर्मूला, और c का x वाली वैल्यू और c की y वाली वैल्यू को निकालना मुझे समझाता है फॉर्मूला। क्लियर कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? सेक्शन फॉर्मूला यही बात समझाता है। हाँ जी हाँ। अगर मैं x वाले रूल को ध्यान दूं तो वो होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम y वाले में भी काम हो जाता है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 m2। ठीक है जी, राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, आदत पड़ी है स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखना कौन सी चीज मुझे मालूम है और कौन सी नहीं मालूम। एक तरीके से x1 y1 के पे ये a वाले कोऑर्डिनेट लगने थे, x2 y2 पे ये b वाले कोऑर्डिनेट लगने थे, और c का जो -1 और -6 दिया वो xy की जगह पे काम करता है। यही होता है ना। ये दिखाने की जरूरत नहीं है जो मैं अब लिखने वाला हूँ ब्लू कलर से, वो आपने हर बार लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूले के हिसाब से ये x1 और y1 होता है, ये x2 और y2 होता है, ये x और y होता है, वो m1 और m2 ही होता है। ठीक है, तो अब जरा इसी फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं कि अगर मैं c के कोऑर्डिनेट निकालूं, c के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, एक सेकंड, तो x वाली वैल्यू किसके इक्वल आती? ये आती m1 इंटू m1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होती है? x2 की। x2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 6 प्लस m2 मल्टीप्लाई होता है x1 से। x1 की जगह पे कितना है? -3। थोड़ा स्क्रीन इधर करते हैं, -3 लिखा है, और नीचे आता है m1 प्लस m2 जो कि मुझे नहीं दे रखा। ठीक है, ऐसे ही y पे भी काम हो जाता, ऐसे ही y पे भी काम हो जाता। आप किसी भी एक से निकाल सकते हो, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। आप y वाले को लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। जब भी मुझे रेशो निकालनी है और इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स दे रखे हो तो मुझे अब y वाले को लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ y से काम चला सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ x से काम चला सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा ध्यान देना कि x की जगह पे भी एक्चुअलिटी में मुझे वैल्यू तो दे रखी ना। ये जो मैंने x लिखा है ये किसका x है? c पॉइंट का x वाली वैल्यू है, और c पॉइंट का x तो आपने दे रखा है -1, तो इसकी जगह पे क्या लगा दूं? -1 लगा सकता हूं। इतनी बात समझ में आई आप लोग के?
मैंने सिर्फ फॉर्मूले पे काम किया है और उन वैल्यूज को ध्यान रखा कि कहाँ पे x1 y1 होना चाहिए, कहाँ पे x2 y2 होना चाहिए और कहाँ पे xy होना चाहिए और किसको m1 m2 लिखते हैं। ठीक है, बता दो एक बार तो बता दो कि आया कि नहीं आया। यस सर। सर यस सर। तो y वाले को लेने की जरूरत नहीं है, तो y को मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ से। चल भाई उड़ जा तू। चलिए अब जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका और कुछ हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो c की जो x वाली वैल्यू थी वो -1 रखना था वहाँ पे। अब बचे हुए इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप आ रहा है अगला। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला स्टेप ऐसे बनेगा, माइनस का m1 माइनस का m2, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा ये, और ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा 6m1 और माइनस का 3m2। ठीक है जी, अगला स्टेप आ गया। इसके बाद का स्टेप ये आ गया, ये c का x वाली वैल्यू थी, उससे सॉल्यूशन बन रहा था। अब बाहर लिखने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है ये। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बेसिकली क्या निकालना है? m1 और m2 ही निकालना है, और सारा कुछ बचा भी क्या है? m1 और m2 ही बचा है। अब मेरा काम हो जाएगा। क्या करूंगा? m1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लूंगा, m2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लूंगा। करते हैं, माइनस m1, ये वाला m1 इधर ले आऊंगा, प्लस का सॉरी माइनस का 6m1 हो जाएगा। m2 की मतलब कि राइट साइड पे m2 वाली वैल्यू कौन सी है? माइनस का 3m2 है, वो वहीं पे रहेगा। और लेफ्ट वाली जगह से m2 की वैल्यू जो भी है उसको उठा के राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो प्लस का m2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? माइनस का 7m1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2m2। अच्छा जी, अब दोबारा से जरा दिमाग पे जोर डालो, निकालना क्या है? m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। क्या एग्जैक्टली m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है? जी नहीं, m1 और m2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे m1 और m2 को डिवाइड करके जो आएगा ना वो वैल्यू निकालनी है। कि m1 ऊपर लिखा हो, m2 नीचे लिखा हो, जो ऊपर आ जाएगा, अगर मानो कि यहाँ पे 3 आ जाए ऊपर और यहाँ पे 4 आ जाए, तो इसका मतलब है m1 अपॉन m2 3/4 है, 3/4 है, तो यानी कि रेशियो मतलब हो गया 3:4। तो मुझे बेसिकली इस चीज की नीड है कि ऊपर m1 लिखा रहे, उसके नीचे m2 आ जाए। यही वाला काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। एक है इसका शॉर्टकट, वो मैं लिख रहा हूँ, अगर वो समझ में ना आए तो उसको डिटेल में भी समझा दूंगा। m1 के नीचे मुझे m2 चाहिए, तो क्या करूंगा? इधर m2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ना, स्टेप को मैं खोल के लिख रहा हूँ। देखो, माइनस का 7 इंटू m1 माइनस का 2 इंटू m2, यही मतलब हुआ। हाँ जी, यही मतलब हुआ। अब किस चीज को चाहिए? दिमाग पे हमने डाला हुआ है इस चीज को, मुझे चाहिए m1 के नीचे m2। इस चीज को बनाने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन में से। m1 यहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर, हाँ जी पड़ा हुआ है। इसके नीचे m2 आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू होती है वो इक्वल के इस साइड पे या उस साइड पे जाते हुए वो डिवाइड में हो जाती है। तो मैंने m2 को कहा भाई तू यहाँ से उड़ जा और दूसरी साइड पे चला जा। m2 को मैंने क्या कहा? भाई तू राइट साइड पे है, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तू अपने घर में जा, लेफ्ट साइड पे चला जा। तो वो जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो डिवाइड में आएगा कि माइनस या प्लस होगा? डिवाइड। क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाती है तो वो डिवाइड में हो जाती है। ठीक है जी, तो इस साइड वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया जो मुझे चाहिए था m1 m2। लेकिन इसके साथ एक तकलीफ थी कि माइनस का 7 भी पड़ा हुआ था। अच्छा जी, पड़ा हुआ था, और इक्वल के बाद क्या बच गया? माइनस का 2 बच गया। स्टेप खोल के बता रहा हूं, आप एक ही स्टेप में इसको कर सकते हो। अच्छा, बेसिकली क्या चीज चाहिए थी? m1 अपॉन m2 चाहिए था। तो m1 अपॉन m2 चाहिए था, तो इसके साथ फालतू की चीज क्या आ रही है? माइनस का 7। अब मैंने इधर से कहा, लेफ्ट साइड में m1 m2 ने कहा भाई माइनस के 7 तेरे को हमारी जरूरत नहीं है, तू दूसरी साइड पे चला जा। तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2 की एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि रेशियो वाला पार्ट मुझे पता चल रहा है, माइनस के 2 के अपॉन में आ रहा है माइनस का 7। जब टर्म्स डिवाइड की फॉर्म में जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई वाली टर्म्स दूसरी साइड पे जाती हैं, तो उनके साइन चेंज नहीं होते। इस बात को आपको याद रखना है। माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया? 2/7, तो यानी कि रेशियो आ गई 2:7, या m1 अपॉन m2 की जो रेशियो बनी है, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। यही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। ये रहा। 2:7। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। स्कूल में जब कराएंगे तो वो केस टू 1 से कराएंगे, मैंने केस टू 1 नहीं लिया आपके सामने। ठीक है, तो ये बच्चों को ज्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं इस तरीके को करवाता हूं।
और ये लास्ट वाला स्टेप समझ में आ गया ना कि क्या कर रहा हूँ मैं, शिफ्टिंग जो इधर उधर कर रहा था, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ये लास्ट के 3 स्टेप ये वाले, हाँ सर। ये बड़े आसान तरीके से खुल के बता दिए हैं। अगर समझ में आए हैं तो बता दो, नहीं आए हैं तो बता दो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं अभी ले पाऊंगा। थोड़ा स्पीड में है। 5th क्वेश्चन अब काफ़ी आसान लगेगा आपको, लेकिन इन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में लगभग कुछ ना कुछ चेंजेस तो हैं, हल्के फुल्के ही हों, लेकिन थोड़े बहुत फर्क तो है इन क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन और पेपर के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द रेशो फाइंड करना, ठीक है, यानी कि M1 M2 मिसिंग है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी, अच्छा ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। जाने का फोन आ गया मेरे। हेलो, हाँ जी, कीज तो शायद मेरे पास, देखता हूँ मेरी पॉकेट में है कि नहीं है। हाँ पॉकेट में ही है। 2 मिनट के लिए और रुकना पड़ेगा, 2-3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट में। हाँ तो आप, तो फिर आप उसको 1 मिनट नीचे छोड़ के चले जाओ प्लीज़, 2-3 मिनट के लिए। तो बेटा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड किया जा रहा है बाय द एक्स एक्सिस। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट डायग्राम की जरूरत नहीं है कि कार्टेशियन प्लेन पे मुझे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं उसके बाद देखना है। मैं रफली आपको वो कार्टेशियन प्लेन वाला भी पॉइंट दिखा देता हूँ। चलो वही दिखाता हूँ पहले, कार्टेशियन प्लेन पे कैसा दिख रहा होगा ये। तो ए पॉइंट है 1 5 1 -5, तो यहाँ कहीं पे होगा ये पॉइंट 1 -5, ये हो गया ए पॉइंट। और बी पॉइंट का है माइनस का 4 5, माइनस का 4 और प्लस का 5, तो यहाँ कहीं पे होगा, ये बी पॉइंट हो गया। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये एक्चुअलिटी में एक्स एक्सिस से भी काटी जा रही है लाइन और वाई एक्सिस भी इनको काट रहा है। एक्स एक्सिस इस जगह पे काट रहा है, वाई एक्सिस इस जगह पे काट रहा है। तो वाई एक्सिस से डिवाइड हो जाए वो रेशियो मुझे नहीं फाइंड करनी, वो कह रहा है कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। आप देख रहे हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस, मतलब कि इस लाइन को एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं काट रहा है, या ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है। दोनों ही बातें एक जैसी ही हैं कि भाई ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है, हाँ तो इसका मतलब एक्स एक्सिस भी इस लाइन को काट रहा है। एक ही तो बात हो गई है। समझ पाए कि नहीं इस बात को? आपको डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम पे दिखा दिया कि हाँ एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को काटेगा। ए और बी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट, इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। अगर जिस लाइन पे भी काटेगा, जिस जगह भी वो काटेगा, तो उससे इसकी रेशियो बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ए से बी की तरफ हम चल रहे हैं। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो ए से बी की तरफ हम चल रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ की बात कर रहा है। तो जो रेशो में अगर निकालूं तो मेरी रेशो जो भी बनेगी, मानो कि मेरा आंसर आता 2:3, पहले क्वेश्चन के जैसे ही, शायद उसका 2:3 था, 2:7 था, मैंने 2:3 ले लिया अपनी तरफ से कि रेशो आई, ये आई 2:3। तो 2 यहां पे होगा और 3 यहां पे होगा, इस बात को दिमाग में रखना आपने। समझ रहे हो? क्योंकि ए पॉइंट पहले आप सोच रहे थे, यानी कि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो x1 y1 किसको मानोगे? जिसको मानोगे वहां से रेशो की शुरुआत होगी। अगर आप इसको x1 और y1 मानते हो, इसको x2 और y2 मानते हो, तो फॉर्मूले के हिसाब से x1 y1 का जो काम होगा उस हिसाब से जो भी रेशो बनेगी वो इस जगह पे पहले होगी, इस जगह पे बाद पे होगी। यानी कि पहला वाला पॉइंट नीचे आएगा और दूसरे वाला पॉइंट ऊपर आएगा। एक्चुअलिटी में इस चीज की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, ये दिखाना कहीं नहीं होगा, ये सिर्फ समझने वाली बातें हैं। इसका यूज नहीं होने वाला कि 2:3 अगर मैं ऊपर से नीचे मान लूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर खोपड़ी में हम गलत लेके चल रहे होंगे। इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहां पे मुझे इस सीक्वेंस की भी जरूरत पड़े, जो कि 11th में पड़ती है, 10th लेवल पे इतनी नहीं पड़ती, तो फिर आप गलत करके जाओगे क्वेश्चन को, समझोगे गलत तो करोगे भी गलत। अब बता दो समझ में आई कि नहीं आई बात? आ गई सर। बाकियों को? आ गई सर। हाँ आयुष, नहीं आई बात समझ में? सर एक बार और से बता दीजिए। देख बेटा, मैंने कहा, एक सेकंड में ना रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, एक बात बोलनी। हाँ,
तो यहाँ पे बेटा x1 y1 आप किसको मानोगे? अब क्वेश्चन की शुरुआत a पॉइंट से हो रही है, b पॉइंट से हो रही है, तो नॉर्मली हम पहले वाले पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं ज्यादातर। आपकी चॉइस है, आप y वाले जो दूसरे वाला उसको पहले मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जो पहला मानोगे रेशो उधर से दूसरी की तरफ जाएगी, यानी कि अगर आप a वाले पॉइंट को x1 y1 मान रहे हो तो रेशो a टू b की तरफ जाएगी। यानी कि अगर आपकी रेशो 2:3 आई तो a से b की तरफ रेशो जाएगी 2:3। तो a पॉइंट आपका नीचे लिखा हुआ है, b पॉइंट ऊपर लिखा है, तो रेशो 2 पहले नीचे आएगी, 3 ऊपर जाएगा। बस इतनी सी बात मेरे को बतानी थी। खोपड़ी में आई कि नहीं आई? आ गई सर खोपड़ी में। चलो ठीक है, नहीं आई होगी तो अगली क्लास में फिर पूछ लेना। अभी फिलहाल मेरे को क्वेश्चन कंप्लीट कराने दो, मेन पॉइंट्स मैं फिर भी बताता जा रहा हूँ। अच्छा, एक्स एक्सिस पे अब क्या खास बात होती है यार? एक्स एक्सिस पे हमने पहले इस क्वेश्चन को वन पे फर्स्ट एक्सरसाइज में भी समझा था। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यानी कि अगर एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट, ये लाल कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट में कोई खासियत होगी? एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस में है तो इसका मतलब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई तो कंफर्म है 0 होगा ही होगा। इस पॉइंट में खासियत होगी। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके अंदर डेफिनेटली वाई वाली वैल्यू 0 होगी। वाई कुछ नहीं हो सकता 0 के अलावा। हाँ जी हाँ ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट था ना, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो मैंने P मान लिया। तो इसका मतलब देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, या P के कोऑर्डिनेट्स, मैं पूरा वो नहीं लिख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के बाद ब्रैकेट में डाल के वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो P के कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली वो ये होने चाहिए कि x की वैल्यू मिसिंग रहेगी, y कंफर्म है 0 होगा। ठीक है जी, तो y कंफर्म है 0 होगा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 लिख तो दिया वहाँ पे, और क्या लिखूँ? ठीक है। लेकिन जब हम इसको पेपर में आएगा तो हम ये एग्जैक्ट इस तरीके की फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस फिगर को बनाने के मेरे को ना तो नंबर मिलेंगे ना कटेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि a और b दो पॉइंट्स थे, a के कोऑर्डिनेट थे 1,5 और b के कोऑर्डिनेट्स थे -4, 5, और जो x एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है वो मैं c मान लेता हूँ। ये c पॉइंट x एक्सिस पे है, या p पॉइंट मैंने माना है, अभी फिलहाल p पॉइंट माना है मैंने, तो p पॉइंट x एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो मैं इस तरीके से फिगर बना के आऊंगा, रफ फिगर मेरी ये रहेगी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही काम करना है, आपने दिमाग में रखना है बातों को कि P पॉइंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। P पॉइंट जो है लाई करता है x एक्सिस पे, इसलिए उसके अंदर y वाली वैल्यू 0 होगी। अब मिसिंग है m1 m2, तो आप देखना जरा सेक्शन फॉर्मूले से क्या चीज गायब है। m1 m2 गायब है। क्या चीजें दे रखी हैं? x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, और y वाली वैल्यू दे रखी है, y वाली वैल्यू कंफर्म है 0 है। तो मैं इस बार जैसे पहले वाले में मैंने x पे काम किया था ना, याद हो आपको, तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे मैंने किस पे काम किया था? x पे किया था। मैंने कहा था y पे भी कर सकते हो, क्योंकि x भी मालूम था आपको, y भी मालूम था आपको। x की वैल्यू -1 थी और y की वैल्यू 6 थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यूज नहीं मालूम, x वाली वैल्यू नहीं मालूम, सिर्फ y वाली मालूम है। तो सेक्शन फॉर्मूले का सिर्फ मैं y वाली वैल्यू का पॉइंट उठाऊंगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो वाला पॉइंट उठाऊंगा। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, या सेक्शन फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं। y की वैल्यू कैसे लिखी जाती है? y की वैल्यू लिखी जाती है m1 y2 m2 y1। थोड़ा कम बोलूं तो चलेगा। y की वैल्यू है 0 लगा दिया। m1 चलेगा सर। हाँ, m1 मुझे मालूम नहीं है, m1 छोड़ दिया। y2 की वैल्यू कितनी है? 5। m2 की वैल्यू नहीं मालूम। y1 की वैल्यू है -5। ये x1 y1 माना है इसको। आज की क्लास में तो लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं लिखूंगा कि किस पॉइंट को x1 y1 मान के किया जाता है, ये आपको समझ के रखना होगा। और अगर कहोगे ना नहीं आए तो फिर मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद करोगे तुम भी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये 0 है। 0 को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करूंगा तो 0 को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 लिख दिया। इक्वल में क्या आया? 5m1 और प्लस माइनस -5m2। ठीक है, अब m1 अपॉन m2 चाहिए, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो m1 को एक साइड पे ले जाओ, m2 को दूसरी साइड पे ले आओ। तो m1 बाऊजी को उठा के हम कह रहे हैं तुम इधर आ जाओ। तो अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है जो डिवाइड में चले जाएंगे, ये प्लस और माइनस की फॉर्म में है, यानी कि दूसरी टर्म के साथ ये क्या हो रहा है? ये प्लस का
m1 है जो कि माइनस के 5 m2 के साथ काम करेगा। तो जब वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा। माइनस का 5 m1 किसके इक्वल आया, माइनस के 5 m2 के इक्वल आया। एक काम आप ये कर सकते हो कि पहले स्टेप में ये कर दो, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। क्या चीज निकालनी थी, m1 अपॉन m2, यानी कि ऊपर m1 नीचे m2, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे यहां करूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप में। m1 के नीचे m2 लेके आया, दूसरी साइड पे 5 पड़ा हुआ है, इस साइड का 5 उधर गया तो नीचे आ गया। अब इस बात को समझ लेना, नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में पूछ लेना। 5 से 5 कट गया, 1 और 1 आ गया, यानी कि रेशो आ गई 1:1। रेशो कितनी आ गई, 1:1। तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो पॉइंट P था, P जो है वो मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो आप ये वाला काम करोगे ना, ये अगर मैं एक्चुअल इसकी फिगर बनाऊंगा इसकी कार्टेशियन प्लेन पे, तो P पॉइंट जो है वो इस AB लाइन का मिड पॉइंट बनेगा, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, जो कि रफ डायग्राम में तुक्के से मैंने शायद बीच में बना दिया। चलो कोई बात नहीं, इस डायग्राम के कोई नंबर कटते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे को क्वेश्चन समझने के लिए बनाना पड़ता है रफली। सर तो आंसर होना चाहिए 1:1। ओके देख लेते हैं, ये रहा 1:1। और उस शायद उसके कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट भी करने थे, तो वो अब आप काम खुद कर लेना, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या करना है बेटे, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर ये मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करूं, नहीं, अब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स के x वाली वैल्यूज को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जो P का x वाली वैल्यू है वो आएगी, A और B के x वाली वैल्यूज को प्लस करो, यानी कि फॉर्मूला लगाया मैंने m1 प्लस m2 अपॉन में 2, m1 अपॉन m1 प्लस m2 नहीं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4, 1 -4 अपॉन में 2, यानी कि -3 अपॉन में 2। तो P का जो x वाली वैल्यू वो तो 3/2 आ गई, y वाली वैल्यू तो मुझे पहले से मालूम थी वो 0 होनी चाहिए। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे -3/2, 0। ये भी निकालना था, इसलिए मैंने ये कंप्लीट करा दिया है। आज के लिए इतना ही। जयराम जी की अगली क्लास में करेंगे आगे के क्वेश्चन, और इस क्लास के जो भी डाउट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।